हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसके बारे में सीख रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है, इसके अलग अलग जो डेफिनेशंस है, कंसिडरेशन क्या है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस क्या है, प्रॉमिस क्या है, ये सब हमने जो है ये कल के लेक्चर में हमने सीखा। तो आज हम डिटेल में इसके आगे की सीरीज में हम डिटेल में एक एक जो भी उसके जो पॉइंट्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक जो आइडिया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, तो वो हमने कल के लेक्चर में वो जो कंसेप्ट है क्लियर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम तो ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या होता है। तो ये जब हम डिफाइन करेंगे तो इसके साथ हम और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। जैसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, डिफाइन। इस तरह का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा गया है एग्जाम में। तो ये भी है वो आज के जो भी लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो पहले डिफाइन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की इसेंशियल फीचर्स क्या है, एग्रीमेंट क्या है, और एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो इसेंशियल्स जो भी फीचर्स है वो हमें वहाँ एक्सप्लेन करने हैं। और फिर एंड में हमें सबका मिला के जो है समरी जिसे या कंक्लूजन फिर हमें वो एक्सप्लेन उसी तरह से करना है क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक एग्रीमेंट ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। अभी ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट होगी। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उनकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट वहां पे होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी यानी मेजर पर्सन जो है 18 ईयर अबव, तो वो पर्सन होना चाहिए, माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का वो लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। और ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सप्रेसली वॉइड है ऐसा डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जब वहां पे प्रेजेंट होगी तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे एग्रीमेंट टू सेल रेडियो सेट में बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एग्रीमेंट टू गो टू सी अ मूवी मे बी अ मेयर एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो मूवी देखने जाना है ये एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैं तुमसे रेडियो सेट खरीदी हूँ तो तुम मुझे रेडियो सेट दो, उसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये इन्फोर्सिबल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, फ्री कंसेंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? तो जहाँ पे एग्रीमेंट है प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अभी एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ के लिए हमने देखी ये चीज़ें ज़रूरी है। अभी एग्रीमेंट क्या है? तो कल हमने देखा था, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था कि एग्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट क्या है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस जहाँ पे होता है, हाँ, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, तो वहाँ पे उसे एग्रीमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे द इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ द साइड। ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ ₹2000 टू ए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ए जो है ये इसने प्रॉमिस किया कि मैं बी को वॉच दूंगा, और बी ने क्या प्रॉमिस किया कि तुम मुझे वॉच दो, उसके बदले मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगी। तो ये जो है ये क्या हो गया? दोनों की तरफ से जो है फ्री कंसेंट है, दोनों की तरफ से प्रॉमिस है, और यहाँ पे कंसिडरेशन है, वो वॉच दे रहा है या उसके बदले पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी आ गया, पर्पस भी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे लॉफुल है। There is said to be an agreement between A and B.
A promise is the result of an offer by one person and its acceptance by the other. तो यहाँ पे क्या है, ऑफर किया है और दूसरे ने एक्सेप्ट किया है. तो सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट डिफाइन प्रॉमिस. प्रॉमिस क्या है? तो प्रॉमिस क्या है? व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज असेंट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस. तो प्रॉमिस किसे कहेंगे? जब वहां पे प्रपोजल होगा, सामने वाले पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, तो वहां पे प्रॉमिस होगा. और ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? एग्रीमेंट होगा. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. तो किस तरह के एग्रीमेंट है कि जब उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. ठीक है. हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो फिर किस तरह के एग्रीमेंट है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. तो वही चीजें हैं जो हमने देखी, उसको हम डिटेल में समझेंगे. ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बिटवीन टू पर्सन. टू पार्टीज होने चाहिए वहां पे, टू या टू से ज्यादा लोग वहां पे होने चाहिए. उसके बाद है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी. पार्टी की कंसेंट फ्री होनी चाहिए. वहां पे मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोएर्शन वहां पे नहीं होना चाहिए. फ्रीली कंसेंट दी चाहिए. किसी को डरा धमका के अगर कंसेंट ली जा रही है तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी और फिर उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे. तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. Consent is free when it is not caused by mistake, misrepresentation, undue influence, fraud or coercion. When consent is caused by any of above said element, the contract is voidable at the opinion of the party whose consent was so caused. तो ये क्या होगा? ये voidable contract होगा. ठीक है. इसके आगे हम देखने वाले डिटेल में वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, वैलिड एग्रीमेंट क्या है. तो जो भी इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट्स होते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वो वैलिड एग्रीमेंट माने जाते हैं. अभी वॉइडेबल क्या है? वो इस तरह के जो है जहाँ पे पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है, वो वॉइडेबल एग्रीमेंट माने जाते हैं. कि वहाँ पे क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज. यानी जिसकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, फ्रॉड से ली गई है, तो ये वो व्यक्ति के कंसेंट पे डिपेंड है. वो हाँ बोलता है या ना बोलता है, एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है. तो टोटली ये उस पार्टी के कंसेंट पे डिपेंड होता है. तो यहाँ पे ये चीज़ है. तो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी होना ज़रूरी है. उसके बाद कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉम्पिटेंसी, यानी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है इन द आइज ऑफ लॉ मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए और किसी भी तरह से डिसक्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो वो कॉम्पिटेंट जो है वो पार्टी कहलाई जाएगी. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and is of sound mind and not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. ठीक है. तो competent party किसे कहेंगे? जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी है, साउंड माइंड की पर्सन है और किसी भी तरह से he is not disqualified to make the contract in the eyes of law. नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए. कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए. एन एग्रीमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, इट इज अ वॉइड. उसे वॉइड कहेंगे. इन द आइज ऑफ लॉ वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है. ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, or is fraudulent or involve injury to the person or property of another, or is immoral or is opposed to public policy. तो ये लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट जो है ये लॉफुल होना चाहिए. अभी किस तरह के जो है वो अनलॉफुल माने जाएंगे? जब वहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्ट है या उसके बदले किसी को इंजरी पहुंचा रही है. जैसे तू ठीक है, तू मुझे यह घड़ी दे, उसके बदले मैं तेरा जो दुश्मन है उसे मार दूंगा. तो इस टाइप का जो भी है, यहाँ पे क्या होता है? वो उसको घड़ी देगा लेकिन उसके बदले में जो वो मांग रहा है वो क्या है? वो जो है वो ऑब्जेक्ट कैसा है या वो जो कंसिडरेशन है वो कैसा है? वो अनलॉफुल है. ठीक है. तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा.
Beside the above said agreement, certain agreements have been expressly declared to be void by the Contract Act, such as wagering agreement, agreement with uncertain meaning, then agreement where consideration is unlawful in a part, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से जहाँ पे जिसको इन द आइज ऑफ लॉ जो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, इमोरल एक्टिविटी है, फ्रॉडुलेंट एक्ट है, या किसी पर्सन को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने का इंटेंशन है बदले में, तो उस तरह का जो भी कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, वो अनलॉफुल माना जाएगा। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेसली वॉइड कहे गए हैं, तो जिसे हम कहेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट टाइप के, तो वो क्या है, जैसे कि गैम्बलिंग करना, बेटिंग करना, तो वो है इन द आइज ऑफ लॉ वो वॉइड माने गए हैं। उसके बाद एग्रीमेंट विथ अनसर्टन मीनिंग, यानी जो एग्रीमेंट है जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग ही नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। एन एग्रीमेंट वेयर कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, जैसे कि उसका इंटेंशन क्या है भाई, उसका कंसिडरेशन क्या है कि ये चीज़ के बदले में किसी और व्यक्ति को या प्रॉपर्टी को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया। तो इसलिए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट वहाँ पे होना ज़रूरी है। एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और किसी भी तरह से वो एग्रीमेंट के जो भी कंटेंट है वो किसी भी तरह से वॉइड नहीं होनी चाहिए, यानी ये चीज़ें तो वहाँ मौजूद है, इसके अलावा भी किसी भी तरह से जो है वो इन द आइज ऑफ लॉ वो जो एग्रीमेंट है ये वॉइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट बी विच द लॉ डिक्लेयर टू बी आइदर इलीगल और वॉइड, मस्ट नॉट बी। ठीक है, तो किसी भी तरह से जो एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो किसी भी तरह से इन द आइज ऑफ लॉ, यानी लॉ ने उसको डिक्लेयर नहीं किया गया चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ, इलीगल और वॉइड नहीं होना चाहिए। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो इलीगल होता है वो तो इन द आइज ऑफ लॉ जो है वो जो लीगल प्रोविजन को जो है इन्फ्रीज करता है। उसके बाद कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो कि लॉ अलाउड नहीं करती है, तो इन द आइज ऑफ लॉ जो है वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली लॉ जो है उसे प्रोहिबिट करती है, और उस टाइप के एक्टिविटीज़ अगर करेंगे तो वो इलीगल माने जाएंगे, वो एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा। A void agreement is one without any legal effect. Void agreement is one without any legal effect. यानी void जो है वो इट्स अ void है, उसका ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई लीगल इफेक्ट भी होगा। लेकिन जो इलीगल है तो वो इलीगल एग्रीमेंट किसे कहेंगे, जो किसी लॉ की टर्म कंडीशंस को या लॉ की किसी प्रोविजंस को इंफ्रीज कर रही है, या जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली प्रोहिबिट किया है, तो वो इलीगल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, और किस टाइप के एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स, यानी एग्रीमेंट्स किस टाइप के हैं और उसके जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। जैसे आज के लेक्चर में भी हमने देखा कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो ये सारा हमने आज देखा ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।